I feel extremely overwhelmed to be getting this opportunity to invite Mr. Faizan Ahmed, All India Rank 58, to share his inspirational journey with us. Please welcome Mr. Faizan. Hello everyone. First of all, very warm greetings to all of you present here. Assalamu alaikum. थैंक यू. मैं अपना कॉन्वर्जेशन बाइलिंगुअल रखने की कोशिश करूँगा, उर्दू एंड इंग्लिश मिक्स करके इंशाल्लाह. सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक क्वाइट एसेंस इंस्टीट्यूट फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हेयर इन कश्मीर इन फ्रंट ऑफ यू. आई एम स्पीकिंग. इट इज़ एन ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर मी दैट आई एम हेयर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू कि आई कैन गाइड, आई कैन इंस्पायर और आई कैन गिव यू सम मेंटोरशिप फ्रॉम व्हाट आई हैव लर्नड थ्रू आउट माई जर्नी. सो first of all, again, I would like to thank the chairman sir of Quiet Essence, all the esteemed faculty present here, Tahleel sir, for giving me this opportunity. And without wasting much time, जैसे सर ने कहा कि जिससे आप बात कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि उनमें कौन है, किस लेवल पे हैं. तो मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा, जैसे सर ने ऑलरेडी पूछा, आप में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी, जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है. उसके अलावा मैं कुछ आपसे पूछूंगा ताकि मुझे पता चले कि ऑडियंस किस लेवल की है, उसके हिसाब से मैं बात कर सकूं इंशाल्लाह. तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप में से कितने हैं जो एटलीस्ट एक या दो बार प्रीलिम्स लिख चुके हैं. क्या कोई है अभी? ओके, दो हैं. तो मोस्टली हैं जिन्होंने अभी तक एक भी अटैम्प्ट नहीं दिया है. इंशाल्लाह फ्यूचर में अपना पहला अटैम्प्ट दे रहे होंगे. ठीक है. तो मैं ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ एंड देन आई विल ट्राई टू शेयर वॉट एवर एक्सपीरियंसेस जो मेरे को सीखा है यूपीएससी में विद ऑल ऑफ़ यू. So as sir already said, myself Faizan Ahmed, मैं कोटा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ. आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कोटा के बारे में सुना है? हैव यू हर्ड ऑफ कोटा? ओके, किस लिए सुना है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाउ कम? अच्छा, CET. अच्छा, आजकल एक टीवी सीरीज़ बहुत फेमस है, पता नहीं आपने किसी ने देखी है, उसमें से कोटा फैक्ट्री का नाम सुना है किसी ने? ओके, तो मैं वो कोटा फैक्ट्री से बिलोंग करता हूँ एक तरह से. वो मेरा होम टाउन रहा है. यूपीएससी में मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट था जिसमें मेरे को कामयाबी मिली अल्टीमेटली. पहला अटैम्प्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपनी जर्नी, क्यों फ़ेल हुआ. एंड आई थिंक सेकंड अटैम्प्ट में जो मुझे कामयाबी मिली है, आई थिंक इट कैन गिव होप्स टू अ लॉट ऑफ़ यू, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं यूपीएससी के लिए, बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए. यू शुड बी ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ वेल रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, IITs और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स यूपीएससी को क्रैक करने के लिए. मैं अपने बारे में बताता हूँ. I had never been a very excellent student, normal, sometimes average, sometimes above average, you can call me. कोटा में क्या होता है, एक राइट्स ऑफ पैसेज होता है. राइट्स ऑफ पैसेज मतलब आपकी ज़िंदगी के एक मरहले से दूसरे मरहले में जाने के लिए कुछ चीज़ें होती है जो आपको परफॉर्म करनी पड़ती है. कोटा में बोला जाता है कि या वो आपके लिए या तो इंजीनियरिंग है या फिर मेडिकल है, या तो आप इंजीनियरिंग करते हैं वहाँ पे या मेडिकल करते हैं. मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरा बायो की बुक्स को देख के बड़ा डर लगता था. अजीब अजीब से नाम होते थे, याद करने का बहुत टेंशन होती थी. तो मैंने सोचा कि नहीं, मेडिकल तो अपने बस की बात है नहीं. तो दूसरा मेरे को एक आसान ऑप्शन लगा इंजीनियरिंग, क्योंकि उस टाइम इतना अवेयरनेस नहीं होता. जिस टाइम मैंने 2013 में अपने +2 पास करी थी, तो मैंने बोला यार इंजीनियरिंग कर लेते हैं. तो इंजीनियरिंग के लिए मैंने वहाँ पे अकेडमीज़ जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसमें एनरोल किया. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जेई मेंस का एग्ज़ाम लिखा, जी एडवांस का 2 बार लिखा. अनफॉर्चुनेटली अल्लाह को शायद कुछ और मंजूर था, तो एक भी बार मेरा निकला नहीं. तो लोग कहते थे कि यार नहीं, तुम इंटेलिजेंट हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा. नहीं हुआ. लेकिन उसके बाद मेरे को थोड़ा अपने पे डाउट्स आने लगे कि यार स्कूल में मैं ठीक ठाक स्टूडेंट रहा था, लेकिन यहाँ पे लाइक कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ, कोई छोटा मोटा कॉलेज भी नहीं मिल रहा, छोटी सी IIT NIT नथिंग वाज देयर. लेकिन उसके बाद फिर छोटा सा एक कॉलेज था हमारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी. वहाँ से मैंने बीटेक करी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में. आई ग्रेजुएटेड इन 2018. उसके बाद मेरे को वहीं से एक जॉब ऑफ़र था, लेकिन मेरे को ये डिसाइडेड था कि यार यूपीएससी करना है या नहीं करना, लेकिन इंजीनियरिंग नहीं करनी है. क्योंकि मुझे लगा था कि मैं इंजीनियर बन भी पाऊँगा तो एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाऊँगा. जो बहुत सारे जो आजकल इंजीनियर साथ से करते रहते हैं ना, किसी का ब्रिज ढह गया, कुछ हो गया, वो हम जैसे इंजीनियर होते हैं जिन्होंने डिग्री ले ली होती है बस डिग्री के सेक के लिए, लेकिन वो इंटरेस्ट से कुछ पढ़ा नहीं होता है. तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको गौर दिलाना चाहूँगा कि इंटरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप जो भी लाइफ में कर रहे हैं, इवन यूपीएससी में भी, तो उसके बाद उसके ऊपर अपन आएंगे. तो हाँ, छोटा सा एक कॉलेज था जिससे मैंने ग्रेजुएशन किया. उसके बाद मैंने वो जॉब ऑफ़र था कोचिंग इंस्टीट्यूट का, मेरे को वो नहीं करना था, तो मैंने उसको डिक्लाइन किया. एंड सितंबर 2018 में अपनी यूपीएससी की मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी.
थोड़ा बहुत बैकग्राउंड था, ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी। जैसे सर ने बताया, एक बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बोली कि आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो सकते हो, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मेडिकल बैकग्राउंड से, आपको कुछ एडवांटेजेस रहेंगे जब आप यूपीएससी की जर्नी में आएंगे और कुछ डिसएडवांटेजेस रहेंगे। जैसे मैं था, मेरे को एडवांटेज थी सीसेट में, क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड होने की वजह से मेरा मैथ्स, एप्टीट्यूड, क्वांट ये सब अच्छा था, ठीक ठाक था, मुझे उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन ह्यूमैनिटीज़, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये सब मेरे लिए एक नई चीज़ें थी, थोड़ी जीके थी, हल्की फुल्की थी, बट आई डिड नॉट नो दैट मच कि यार एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक किया जा सके। तो उसी तरह आप में भी काफ़ी लोग होंगे जिनका अलग अलग डाइवर्स एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा। तो ये मत समझिएगा कभी भी कि यार मेरे को सीसेट तो नहीं आता, मैं कैसे एग्ज़ाम निकालूंगा, मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ या टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, या फिर ना इस गुमान में रहिएगा कि यार मैं तो ह्यूमैनिटीज़ से हूँ, मैंने तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब पढ़ रखा था अपने कॉलेज में, तो मेरे लिए एक केक वॉक रहेगा, बहुत आसान रहेगा। इट कैन बी आसान ऑल्सो, इट कैन बी डिफ़िकल्ट ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन योर कैलिबर, कितना आप इसमें पुट कर रहे हैं, एफर्ट्स कितना डाल रहे हैं। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा ये रहा कि मैंने इस चीज़ को अपने अंदर एक इनकलकेट कर लिया था, इनग्रेन कर लिया था कि यार मेरी कुछ वीकनेसेस हैं, मेरी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, स्ट्रेंथ्स है मेरी, उसको और इम्प्रूव करना है, और वीकनेसेस हैं, उस पर काम करना है। तो जब आप इस प्रिपरेशन में स्टार्ट करें, जैसे आगे ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, जिस भी जगह आप ज़िंदगी के मरहले पे, तो यू डिसाइड कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपकी वीकनेसेस क्या हैं, यूपीएससी क्यों करना है आपको। एक ज़ील होनी चाहिए आपके अंदर। बहुत सारा होता है कि यार यूपीएससी करने से आईएएस बन जाएंगे, अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, पैसे रहेंगे, करप्शन का बहुत स्कोप रहेगा। लाइक आप इतना पैसा कमा सकते हैं आईएएस बन के, आप सोच ही नहीं सकते। आप करोड़पति, अंबानी के लेवल तक पहुंच सकते हैं, पहुंचने वाले पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर ये आपका मोटिव है सिर्फ कि मैं पैसे कमाने के लिए करना चाह रहा हूँ, तो आई थिंक वो बहुत शॉर्ट लिव रहेगा। क्योंकि जो इंस्पिरेशन आपको एक जेन्युइन कॉज से मिलेगी, मे बी यू वांट टू ब्रिंग सम चेंजेस इन द सोसाइटी, आपको अपने अम्मी अब्बू का कोई ड्रीम होगा वो पूरा करना है, या जस्ट लाइक आपके लिए यूपीएससी एक चैलेंज हो सकता है कि यार करके देखते हैं एक बार एटलीस्ट, ये नहीं होगा तो इससे बेहतर जस्ट लाइक स्टेट सर्विसेज होती हैं, केएस होता है, ये तो निकल ही जाएगा। तो इस तरीके अगर आपकी कोई पॉजिटिव इंस्पिरेशन है तो उसको लेके आप यूपीएससी के मैदान जंग में उतरिए, मेहनत करिए, और अल्टीमेटली आगे जाके कभी ना कभी एक अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट आपको मिल जाएगा। एक चीज़ इसमें मैं ये भी कहूँगा कि जब अगर आप अभी यूपीएससी स्टार्ट नहीं करा है तो प्लीज़ एक चीज़ अपने अंदर ये रखिए कि बी प्रिपेयर टू डेडिकेट एटलीस्ट 3 years ऑफ योर लाइफ। एक बीए की डिग्री और करनी पड़ेगी आपको। मेरा 3 साल का, साढ़े तीन साल का प्रिपरेशन था, जिसके बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से कामयाबी मिली। पहला अटैम्प्ट जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था, और प्रीलिम्स में उस टाइम कट ऑफ था अराउंड 96 समथिंग, और मेरे प्रीलिम्स में मार्क्स थे, मेरे को खुद को भी यकीन नहीं हुआ जब मार्क्स आया था, सिर्फ 76 मार्क्स थे। तो इट वाज अ ह्यूज लॉट ऑफ डिफरेंस। 20 मार्क्स का डिफरेंस काफ़ी होता है। यूजुअली जिन लोगों को सीरियस पढ़ाई करते हैं और जिनका रहता है एग्ज़ाम, इट स्टेज बाय ओनली लाइक 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स। तो वो मेरे लिए एक सेटबैक था, क्योंकि मुझे लगा वो मैं एक गुमान में था। मैं अपनी स्ट्रेंथ्स पे कुछ ज़्यादा वो गुमान कर लिया कि यार कर लूँगा मैं हो जाएगा। सीसेट तो मेरे को आता है। सीसेट में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन जीएस में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, जिसकी वजह से मेरा पहला अटैम्प्ट नहीं निकला। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे ध्यान आपको दिलाना चाहूँगा कि मेरा पहला अटैम्प्ट क्यों नहीं निकला, जैसे सर ने भी इस चीज़ का जिक्र किया, तैलीन सर ने, कि गाइडेंस और मेंटोरशिप की एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। आप कश्मीर में रह रहे हैं, यहाँ पर हैं, दिल्ली शायद जा पाएँ ना जा पाएँ, लेकिन ये एक एग्ज़ाम ऐसा है, लोग कहते हैं कि 1 साल तो आपको ये समझ में निकल जाता है कि एग्ज़ाम है क्या, इसमें पढ़ना क्या है, इसमें करना क्या है, हाउ टू गो अबाउट इट। वो मुझे लगता है फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे नहीं था। यहाँ पे हैं, सर हैं, या फिर जिस तरह की भी आपको गाइडेंस और मेंटोरशिप किसी से मिल पाए। जैसे आई रिमेंबर उन्होंने बोला था कि शाह फैज़ल हैं या अतर आमिर हैं, उनसे आपका इंटरेक्शन शायद नहीं हुआ होगा। सिमिलरली मेरी अपनी ज़िंदगी में मैं पहला आईएएस ऑफिसर हूँ जो खुद से ही मिल रहा हूँ। इससे पहले मैं किसी आईएएस से, आईपीएस से कभी नहीं मिल पाया था। लगता था कि यार इनसे जाके मिलते हैं, बात करते हैं कि यार कैसे आपने पढ़ाई करी। तो वो भी क्या होता है ना, एक स्टेज के बाद टॉपर्स ऐसे होते हैं, हाँ पढ़ लिया था मैंने तो यार, बहुत आसान है ये तो, क्या है तुम क्यों इतना रोते रहते हो, निकल जाता है, मैं तो 12 घंटे पढ़ता था, तुम भी पढ़ो 12 घंटे। मैंने बोला यार मैंने अपने इंजीनियरिंग के दिनों में 2 घंटे नहीं पढ़ता था दिन में, तुम कह रहे हो 12 घंटे पढ़ लो, हाउ विल दैट बी पॉसिबल फॉर मी। तो लेकिन ये मिथ्स होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली बहुत बार टॉपर्स ही प्रोपोगेट कर देते हैं कि 14 घंटे नहीं पढ़ोगे तो नहीं निकलेगा, इस बुक के 50 बार रिवीजन नहीं करोगे, 35 टाइम्स रिवीजन नहीं करोगे तो नहीं निकलेगा। रिवीजन चाहिए, नो डाउट, वेरी इंपॉर्टेंट, 4-5 बार चलता है, लेकिन ये मिथ्स हैं कि यार आपको 14 घंटा पढ़ना है या आपके रिवीजन कम से कम 30-40 बार होने चाहिए। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। लेकिन इंसान जब एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है ना, तो क्लाउड 9 पे होता है, तो अपने आप को तो सुपरमैन समझता ही है, एस्पायरेंट्स को भी समझता है कि ये बैटमैन है सारे, ये सब 30 बार बुक्स का रिवीजन कर लेंगे। लेकिन इस जोश में बोलने में वो एक बहुत सारे मिथ्स प्रोपेगेट कर जाता है,
जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में फिर एस्पायरेंट्स के लिए लाइक एक टेढ़ी खीर साबित होते हैं। तो मैं उन मिथ्स के लिए भी थोड़ा सा आपके साथ आई थिंक डिस्कस करूँगा कि जैसे एक तो मिथ मैंने बताया घंटे, आराम से आप 8 से 10 घंटे की अगर रेगुलर क्वालिटी स्टडी देंगे आप, तो दिस एग्ज़ाम इज़ डूएबल। हो सकता है 10 की जगह 11 घंटे भी लग जाएँ, लेकिन 8-10 घंटे इज़ सफिशिएंट। डेली अगर आप अपने साथ मक्कारी ना करके इत्मीनान से अपना सिलेबस मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे प्रीलिम्स मेंस के लिए, दोनों के लिए, दैट इज़ डूएबल। मेरे फर्स्ट टाइम में यही था कि मेरी पढ़ाई के घंटे बहुत कम होते थे। देखिए एक चीज़ होती है कि जैसे मैंने बताया, मैंने कभी 2 घंटे से पढ़ा नहीं ज़्यादा, लेकिन अगर आप इस एग्ज़ाम में ये सोच के कूद जाएंगे कि हाँ यार अब 2 घंटे पढ़ के मैं इसको निकाल लूँगा, मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। आपको एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, जो आज तक नहीं किया वो करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक आप ऑफिसर भी नहीं थे, आईएएस बनना है तो कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में आपको चेंज करनी पड़ेंगी। तो एक माइंडसेट की बात है, आपको अपने आप को पुश करना पड़ता है, आपको अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ता है कि नहीं यार ग्रेजुअल स्टेप्स लूँगा। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 से ज़्यादा घंटे नहीं पढ़े तो स्टार्टिंग में 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, एंड ग्रेजुअली जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग। हर चीज़ में जैसे ट्रेन का इंजन होता है, हमेशा जब ट्रेन स्टार्ट होती है या फ्लाइट भी स्टार्ट होती है तो ग्रेजुअली धीरे धीरे स्टार्ट होती है, फिर स्पीड पिकअप करती है। तो आपकी पढ़ाई में भी ये चीज़ होनी चाहिए कि आप अपने आप को अनरियलिस्टिक टारगेट्स ना दें। ये नहीं सोचेंगे कल से मैं यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा और 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दूँगा, वो नहीं हो पाएगा। यू विल बर्न आउट और मोटिवेशन ब्रेक ऑफ हो जाएगा। आप 4 घंटे से स्टार्ट करिए, 6 घंटे, 8 घंटे, इस तरह आपका धीरे धीरे चलते रहना चाहिए। तो सेकंड अटेम्प्ट में मेरे साथ क्या अच्छा हुआ जो मैं बताऊंगा आपको। जैसे मेरे को सेकंड अटेम्प्ट में कुछ मेरे को मेंटोरशिप मिलने लगी, गाइडेंस मिलने लगी, मुझे पता चलना पड़ा कि कौन सी बुक में क्या टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, क्या स्किप कर देना चाहिए। उसी तरह आपको भी ये एनालाइज़ करने के लिए यहाँ पे जो सर बता रहे हैं कि गाइडेंस और मेंटोरशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी, आई थिंक दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। क्योंकि मैं कभी दिल्ली में जाके मैंने प्राइवेट कोचिंग नहीं ली, मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि 2.5-3 लाख रुपए वहाँ जाके मैं खर्च कर सकूँ, क्योंकि मैंने आईआईटी कोचिंग में बहुत पैसा उड़ा दिया था। तो एक गिल्ट आ जाता है इंसान को कि यार घर वालों से और पैसे मांगूंगा, अम्मी अब्बू से, वो देने को तैयार रहेंगे, लेकिन क्या मैं रीपे कर पाऊँगा जो इन्वेस्टमेंट वो मुझ में करेंगे। तो मैंने बोला यार आजकल ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, ऑनलाइन गाइडेंस अवेलेबल है, यूट्यूब है, गूगल इंटरनेट, तो उसके थ्रू आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो वो सब मैंने चीज़ें करी और जिसके थ्रू मुझे जैसे मैंने बताया, मैंने अपने घंटे पढ़ाई के बढ़ाना स्टार्ट किए। जो मेरे को एक डायरेक्शन मिलना चाहिए था प्रिपरेशन में, वो मुझे मिला। तो आप अगर जल्दी उसको स्टार्ट करेंगे तो आपको वो थोड़ा टाइम कम लगेगा। जैसे मेरे को 3-3.5 साल लग गए। अगर आप जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, अंडर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में काफ़ी टॉपर्स आजकल ऐसे होते हैं जो अपने ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको एक एज मिल जाता है। कहते वो भी यही है कि हमने फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लिया, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट का मतलब ये नहीं होता कि 1 साल में एग्ज़ाम निकाल लिया। फर्स्ट अटैम्प्ट का मतलब ये नहीं बताते हैं कि हमारी कितने साल की पढ़ाई इसके पीछे थी। जैसे अगर मैं 2 अटैम्प्ट में मैंने निकाला तो हो सकता था मैं बोल सकता था आपके सामने कि यार मैंने 2 साल पढ़ाई करके एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, लेकिन वो 2 अटैम्प्ट के लिए जो कोरोना की वजह से डिले हुआ, वो सब मिला के 3.5 साल लगभग मेरे को लग गए। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, जो मेरे को लगता है कि मेरे को बताना यहाँ पे मेरा फ़र्ज़ बनता था कि ये जो मिथ्स हैं यूपीएससी के अराउंड, कि पहला मिथ तो टाइम, घंटे वगैरह। दूसरी चीज़ ये कि यूपीएससी इज़ नॉट इम्पॉसिबल, यस इट इज़ डिफ़िकल्ट। हर लेकिन दुनिया में जो हर चीज़ है, जो बेहतरीन चीज़ आपको चाहिए होगी, वो मुश्किल रहेगी। बिकॉज आसान चीज़, अगर जो चीज़ आपको मिल जाए उसकी कदर भी नहीं होती है और उसकी वैल्यू भी नहीं होती है। तो यूपीएससी नो डाउट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन आप जब मेहनत करेंगे, उसमें अपने एफर्ट्स डालेंगे, तो आई थिंक दैट विल बी वेरी ईजी फॉर यू। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉर मी देयर वर 3 Ds ऑफ सक्सेस, जिसकी वजह से मेरे को यूपीएससी मिला। यूपीएससी ने, अगर आप केएएस के लिए भी ट्राई कर रहे हैं या फिर स्टेट की कोई और भी सर्विसेज हैं, एसएसबी, एसआई या जो भी है, आई थिंक ये 3 Ds ऑफ सक्सेस अगर आप इसको इनकलकेट करते हैं अपने शेड्यूल में, अपनी लाइफ में, मुझे लगता है कि यकीनन इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। तो पहली चीज़ इसमें होती है, आई थिंक द फर्स्ट D इज़ डिज़ायर। जो भी चीज़, जो भी कोर्स आप करना चाह रहे हैं, आपको डिज़ायर होनी चाहिए कि यार मेरे को क्यों इसको अचीव करना है। एक जुनून होनी चाहिए आपके अंदर, वो एक आग लगी होनी चाहिए कि यार जो आपको कोई और चीज़ में इंटरेस्ट ना आने दे, कोई और चीज़ से ज़्यादा आपको लगे कि यार मेरे को यही करना है। आई थिंक द सेकंड D फॉर दैट इज़ डिटर्मिनेशन। जब आपके पास डिज़ायर है, फॉर एग्जांपल आपके पास डिज़ायर है कि आईएएस बनना है मुझे, फिर चाहिए होती है डिटर्मिनेशन, क्योंकि लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। आई होप यहाँ पे भी जैसे बहुत सारे लोग हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, सबके अकाउंट्स होते हैं और उसमें अपन बहुत टाइम भी लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डिटर्मिनेशन वाला D है, दैट शुड रिक्वायर यू कि आप वो टाइम, या तो अगर आप पे डिपेंड करता है उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए या मिनिमाइज़ करने की कोशिश करिए। जैसे मैं था, मेरा पर्सनल केस था कि मैं बिल्कुल बंद नहीं कर पाया था, तो मैंने उसको मिनिमाइज़ किया, अपने लिए एक उसको रिवॉर्ड सिस्टम में तब्दील किया। मैं क्या करता था, मैं अपने आप को ये टारगेट्स देता था कि आज मैं दिन में 7 घंटे या 8 घंटे पढ़ाई कर लूँगा, तो रात को सोने से पहले आधा घंटा या 1 घंटा व्हाट्सएप चलाऊँगा या इंस्टाग्राम चेकआउट करूँगा। तो उससे मेरे को अगले दिन ये रहती थी पॉजिटिविटी कि यार कल भी मैं पढ़ाई करूँगा,
एंड दिस थिंग विल रिलीज द डोपामिन इन माई हेड, और जिससे मुझे खुशी मिलेगी और मैं आगे के लिए मेरे को मेरी बैटरी रिचार्ज होती रहेगी. तो ये डिटर्मिनेशन की आपको ज़रूरत है. जो भी डिस्ट्रैक्शन आपके लाइफ में है उन डिस्ट्रैक्शंस को अगर आप हटा नहीं पा रहे हैं तो एटलीस्ट उनको कम करने की कोशिश करिए. एंड तीसरी चीज़ होती है डेडिकेशन. डिटर्मिनेशन है, आपके पास डिज़ायर है, लेकिन डेडिकेशन नहीं होगा तो कोई भी गोल को अचीव करना इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. फॉर एग्जांपल जैसे आपने डिसाइड किया कि यार मेरे को पॉलिटिकल साइंस की ये बुक का ये चैप्टर कंप्लीट करना है आज सोने से पहले, लेकिन आपका फ्रेंड आता है, कॉल करता है, यार चलो कहीं घूमने चलते हैं, डल लेक चलते हैं या कुछ और, चलो हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है, वो आपसे टाइम मांग रहा है, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो आपसे टाइम मांग रहे हैं. लेकिन अगर आपका गोल आपसे अचीव नहीं हुआ, जो आपने उस डेली का टारगेट बनाया था कि यार मेरे को ये चैप्टर ये टॉपिक सिलेबस का कंप्लीट करना था, तो वहाँ पे आपकी डेडिकेशन चेक होगी. देयर यू हैव टू लर्न टू से नो टू थिंग्स कि नहीं ब्रो मैं नहीं आऊँगा, मेरा टारगेट बच रहा है थोड़ा, उसको कंप्लीट करूँगा. जब आपका ये पॉजिटिव ये 3 चीज़ आप इनकलकेट कर लेंगे, डिज़ायर, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, तो आई थिंक यूपीएससी ही नहीं कोई सा भी एग्जाम जो आप अपनी ज़िंदगी में देने चाह रहे हैं इट विल बिकम वेरी ईजी फॉर यू, इट विल बिकम वेरी डूएबल फॉर यू. ये मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में कोशिश करी थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरे साथ भी नहीं था. डिज़ायर थी, डेडिकेशन थी, लेकिन डिटर्मिनेशन नहीं था. बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से मैं इधर उधर चला जाता था. तो आई थिंक बाद में जब ये मैंने इनकलकेट किया तो अल्टीमेटली सेकंड अटेम्प्ट में मुझे कामयाबी मिली. तो आई थिंक और शॉर्ट में मैं जल्दी से अपनी स्ट्रैटेजी जो भी थी मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग का मटेरियल जो भी आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है यू कैन रिफ़र टू दैट, उसको पढ़ सकते हैं. वरना उसके अलावा एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं जो सीबीएसई बोर्ड में चलती हैं, उन बुक्स को क्लास 6 से 12 तक की जो पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट हैं, आप इनको अपना बेस बना के आगे बढ़ने की कोशिश करिए, इसके ऊपर बिल्डअप करने की कोशिश करिए. क्योंकि एनसीईआरटीज़ की खास बात क्या होती है, इनकी लैंग्वेज बहुत सिंपल और ल्यूसिड होती है, आपको समझने में कॉन्सेप्ट आसानी आएगी. और जब आप आगे हैवियर जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपको कॉन्सेप्ट समझने में आपको मुश्किलात नहीं आएंगी. साथ ही साथ आज का इंटरनेट रेवोल्यूशन का दौर चल रहा है, तो प्लीज़ मेक एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ इंटरनेट, गूगल, जिस तरह के जो भी रिसोर्सेज होते हैं. मेरे को फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में मानसून कैसे आता है, किस तरह से बारिश होती है, नहीं समझ में आता था तो आई वुड गो टू यूट्यूब, चेकआउट सम वीडियोज़, समझने की कोशिश करता था और आगे बढ़ जाता था. तो स्टार्टिंग में ये करिए. उसके बाद जब आपका ये हो जाए देन यू कैन गो फॉर नोट्स मेकिंग. नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, प्रीलिम्स के लिए नहीं अगर हों तो मेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. आपका ऑप्शनल हो या आपका जीएस 1 2 3 4 कोई भी सब्जेक्ट हो, नोट्स मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जब तक आपके पास अच्छे क्वालिटी के नोट्स नहीं होंगे आपको रिवीजन में बहुत टाइम लगेगा, और रिवीजन में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा आप उतने कम रिवीजन कर पाएंगे. तो उसके फिर पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ने के बाद रेफरेंस बुक्स, कोचिंग मटेरियल, ये सब आपके पास रहेगा, तो उससे आप अपने नोट्स बनाइए. एंड आई थिंक इससे आप मेंस में क्लियर कर सकते हैं. जब नोट्स हो जाएंगे उसके बाद आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं. बहुत सारी अलग अलग आगे की चीज़ें हैं जो आपको सर भी बताते रहेंगे, मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है. स्ट्रैटेजीज़ के वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, बुक लिस्ट के वीडियोस अवेलेबल है. जो टॉपर सारी बुक लिस्ट पढ़ रहे हैं आप भी वही पढ़ सकते हैं, मैंने भी वही पढ़ी थी ऑलमोस्ट. एक आध बुक ऊपर नीचे हो जाती है आपके इंटरेस्ट के ऊपर. जैसे इकोनॉमी की बुक बता रहे थे सर, संजीव वर्मा सर की एक बुक आती है, वो काफ़ी अच्छी रहती है, काफ़ी पतली भी है. एक दूसरे टीचर है उनकी बुक आती है, वो काफ़ी मोटी रहती है. इट्स वेरी थिक टू कंप्लीट. तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए. तीसरी चीज़ ऑप्शनल के बारे में मैं बताता हूँ. ऑप्शनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी. ऑप्शनल आपको डिसाइड करता है कि आप जो फाइनल लिस्ट आती है सिलेक्शन वाली उसमें रहेंगे या नहीं रहेंगे. अब ऑप्शनल चूज़ करने के लिए आई थिंक आपको सबसे पहले उसके इंटरेस्ट के ऊपर जाना चाहिए. बहुत बार ऐसा होता है कि टॉपर्स कुछ आप देखते हैं कि यार ये वाला ऑप्शनल है, इसमें बहुत इजीली मार्क्स मिल रहे हैं. आपके लिए एक अच्छी बात ये है कि यूपीएससी और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दोनों का सिलेबस पैटर्न ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है. तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको केस में भी काम आएगा. जैसे मेरा खुद का ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, तो मैंने वो सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि टॉपर्स उसको ले रहे थे या उसमें लोगों के मार्क्स अच्छे आ रहे थे. मैंने उसको इसलिए प्रेफरेंस दी क्योंकि मेरे को उसमें इंटरेस्ट लगा. और वो इंटरेस्ट की चीज़ें आप देख सकते हैं जब आप सिलेबस उसका देखेंगे कि व्हाट ऑल डू यू नीड टू स्टडी इन दोज सब्जेक्ट्स. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. तो मुझे जब दिखा कि यार इसमें ह्यूमन सोसाइटी आपको पढ़नी होती है, हाउ वाई ह्यूमन्स, अलग अलग लोग, कश्मीर के लोग, राजस्थान के लोगों में क्या डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है, लैंग्वेजेस का क्यों डिफरेंस है, पहनावे का, तो ये मेरे को इंटरेस्टिंग लगा पढ़ने में और समझने में, जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि मेरा ऑप्शनल मेरे लिए काफ़ी ईजी हो गया था. काफ़ी लोग होते हैं जो ट्रेंड के साथ जाके ज्योग्राफी ले लेते हैं, पबैट ले लेते हैं क्योंकि सब ले रहे हैं या इनका मटीरियल ईजिली अवेलेबल है. आई थिंक सिर्फ आप इतना करेंगे तो आपको मटीरियल मिल जाएगा लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा. एंड यूपीएससी इज़ लाइक अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट. आपको लंबा चलना होता है, 2 साल 3 साल तक. वो काफ़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है कि हम इंटरेस्ट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, डिमोटिवेशन हो रहा है. वो इसलिए होता है कि आप ऑप्शनल ऐसा चूज़ कर लेते हैं, आप सब्जेक्ट्स ऐसे चूज़ कर लेते हैं जो आपको पढ़ने में हेल्प नहीं कर रहा होता है. तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और लास्ट में जो चीज़ आपसे आई थिंक एक बोलना चाहूँगा कि इंटरव्यू प्रोसेस, जो तीसरा स्टेज होता है यूपीएससी का, जब भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करें प्लीज़ मेक श्योर कि आप सबकॉन्शियसली
इंटरव्यू के प्रिपरेशन भी ज़रूर स्टार्ट करें। क्या होता है यूजुअली लोग क्या करते हैं, मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स थे जिनका अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हुआ, वो सोचते हैं कि यार एक बार जब मेरा कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए, मुझे यूपीएससी बुलाएगा, देन आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। 1 महीने 2 महीने में मैं अपनी पर्सनालिटी ही चेंज कर डालूंगा। ऐसा नहीं हो पाता है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग की आदत नहीं है, अगर आपको 4 अजनबियों से बोलने की आदत नहीं है, तो 1 महीने में आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। अगर आपके बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, क्लैरिटी नहीं है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डेवलप दीज थिंग्स इन दैट लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। तो इसमें है एक टॉपर थी, अनु कुमारी मैम थी, उनका मैंने एक वीडियो देखा था, उन्होंने ये बताया था जो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपकी इंटरव्यू की जर्नी भी तभी स्टार्ट हो जाती है जब आप यूपीएससी प्रीलिम्स की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो उस चीज़ को आप इनकलकेट करिए, आप अच्छे हेल्दी डिस्कशंस करिए लोगों के साथ, आप अपने पीयर ग्रुप्स बनाइए अपने दोस्तों के साथ। उससे क्या होगा, आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपकी पढ़ाई बहुत ईजी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जो दोस्त हैं, जैसे यहाँ हारिस बैठे हुए हैं, एक फ्रेंड जिनका अभी प्रीलिम्स निकला है, पिछली बार इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया था, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज वी यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस टू ईच अदर एंड डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे अगर हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन मुझे कोई आर्टिकल नंबर या इस राइट में क्या डिटेल से याद नहीं हो पा रहा, तो हम एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते थे। उसका हो सकता है यार आपके दोस्त का तरीका उस टॉपिक को याद करने का बहुत ईजी हो, उसको समझ में आसानी से आ गया हो, तो वो आपकी हेल्प कर पाएगा उस चीज़ में। तो उससे आपका काम भी बढ़ जाता है, आपका काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और आपको बोरियत भी नहीं रहती है। तो क्या होता है ना, एक साथी आपको जब सफ़र में मिल जाता है तो द थिंग्स बिकम वेरी ईजियर। तो ये आप एक चीज़ कर सकते हैं, मुझे पर्सनली लगता है, जो काफ़ी लोग नहीं करते हैं। यूपीएससी को ये मत बनाइए कि मैं अपने कमरे में बंद होकर साल भर 2 साल 3 साल सिर्फ अकेला पढ़ाई करता रहूँगा। आप यहाँ पर हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो इस तरह की फील्ड में हैं, आप उनके साथ कोलैबोरेट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। मैं आई थिंक मेरा भी यही था कि जैसे फॉर एग्जांपल इंटरव्यू तक के लिए मैं ये करता था कि मैं अपने फ्रेंड्स को बोलता था कि यार मेरा 1-on-1 इंटरव्यू लो। अल्हम्दुलिल्लाह से इंटरव्यू में मेरे काफ़ी 190 मार्क्स थे, जो बहुत बेहतरीन होते हैं। अगर 190 शायद मेरे मार्क्स ना आते तो मेरे को आज जो आईएएस सर्विस मिलने वाली है शायद ना मिल पाती। तो आई थिंक मेरी जर्नी में मेरे फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे साथ, मेरी फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा है। आप उनको भी सपोर्ट करिए, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। दे विल ऑलवेज बी देयर, क्योंकि जर्नी में कभी डिमोटिवेशन आएगा, एंजाइटी आएगा, दे विल बी देयर टू हेल्प यू। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक मुझे लगता है कि आप इनको स्टेज वाइज लेके चलते रहिए। अपने को ज़्यादा जोर अपने आप पे मत डालिए कि यार अनरियलिस्टिक टारगेट्स कभी मत बनाइए। कभी नहीं सोच के चलिएगा कि यार मैं फर्स्ट टाइम में यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बन जाऊंगा। ये आप चलेंगे तो यूजुअली क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो पाती हैं, तो बंदा डिमोटिवेट हो जाता है कि यार मैंने सोचा था फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा बट हो नहीं पाया। तो एक्सपेक्टेशन सी रही है, जैसे मैंने बोला कि एटलीस्ट 2-3 साल आप मान के चलिए, 2 अटेम्प्ट सीरियसली दूंगा, 3 साल होने चाहिए, चाहे केएएस हो या आईएएस हो, कोई भी हो। इससे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना होने से आपको अगर फॉर एग्जांपल कभी फेलियर भी मिलता है तो आप इतना ज़्यादा दिल पे दुखी नहीं होंगे, गम ज़्यादा नहीं होंगे कि यार ऊंचे मैंने सोच लिया था लेकिन मैं उसको अचीव नहीं कर पाया। नो डाउट सपने बड़े देखिए, ख्वाब बड़े देखिए, लेकिन उनको मुकम्मल करने के लिए अपने से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। जस्ट प्रोसेस के साथ फ्लो में चलते रहिए। एंड इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज जो यहाँ पे इतने सारे आप लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ अभी आई थिंक 2 या 3 लोगों ने ही प्रीलिम्स दिया था इस बार का। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अगली बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे प्रीलिम्स दे रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कामयाबी मिलेगी 22 में या 2023 में जो भी है। एंड इंशाल्लाह कश्मीरियों की जो मेहमान नवाजी खातिरदारी देख के तो मन इतना ज़्यादा खुश हो गया कि इंशाल्लाह यहाँ के चक्कर लगते रहा करेंगे, सर के साथ भी रहेंगे, कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो आगे भी आते रहेंगे। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उनको डिटेल में, क्योंकि क्या यूपीएससी के लिए बता पाना, मैं 10 घंटे तक भी बोलूँगा तो वो ख़त्म नहीं हो पाएगी चीज़ें, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश करी है। उसके अलावा आपके पर्टिकुलर कोई डाउट्स हो सकते हैं, कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं एट द एंड ऑफ द सेशन, वो आप प्लीज़ हमसे एड्रेस करिए। आई विल ट्राई टू आंसर दैट। एंथ्रोपोलॉजी है या जो भी कैसे ऑप्शनल चूज़ करना है उससे रिलेटेड मैं बात करने की आपसे कोशिश करूँगा। बट फॉर नाउ मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करूँगा। एंड माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ़ यू। जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं खुदा से यही दुआ और दरख्वास्त करता हूँ कि आप उसमें एक्सीलेंट रहें, उसको अल्लाह आपको उसमें कामयाबी दे। एंड होपफुली जैसे मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, आप ही में से कोई हो जो यहाँ पे खड़े हो कि ये स्पीच इंशाल्लाह 1 साल 2 साल 3 बाद आप सभी को दे रहा हो, और शायद कहीं मैं यूट्यूब पे वीडियो देखूं तो मैं पहचान पाऊँ कि यार ये चेहरा था जो मेरे को क्राउड में दिखा था। तो माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। Thank you so much, sir, for your kind words.